तो बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अचीव करते हैं, उनका मैग्नेटाइजेशन हो जाता है और वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल तीन टाइप के हमने देखे हैं, वो हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा। अब हम जानने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। फेरस, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात ये होती है कि जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई करते हो तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, और इतना स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन होता है मतलब कि इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इतना ज़्यादा मिलता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जितना आपने अप्लाई किया है ना उससे ज़्यादा मिल जाता है। मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड वो अप्लाइड एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ससेप्टिबिलिटी है ना वो m/h, आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से तो ससेप्टिबिलिटी तो ग्रेटर देन 1 बनती है। और दूसरी खास बात यह है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया जाता है ना उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी है ना वो भी पॉजिटिव बनती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टॉपिक को आप लोग ओपन कर लीजिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील। तो जब आप एक्सटर्नली मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई करते हो तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो जाता है और ये मैग्नेटाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कि जो मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड है ना वो ज़्यादा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मुकाबले। मतलब कि जो ससेप्टिबिलिटी है ना वो क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट में क्या मिला, मैग्नेटाइजेशन। इनपुट में क्या डाला था आपने, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहाँ पर जो m/h मिलता है ना वो उसमें m ज़्यादा है, इसलिए आंसर तो ग्रेटर देन 1 आना ही है। और दूसरी बात कि h और m सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि जो हमको मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना वो 1 से बड़ी आती है, ठीक। और एक और खास बात कि अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड वीक भी अप्लाई करते हो, हल्का सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी अप्लाई करते हो तो भी बस ये है ना थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना ये मैग्नेट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और अच्छा मैग्नेटाइजेशन हमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये और खास बात। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल था ना तो वहां पर वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड से काम नहीं चलने वाला था, वहां पर तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड ही अप्लाई करना था। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आप इनपुट में वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी अप्लाई कर सकते हो, आपको रिजल्ट m मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि मैग्नेटाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब बात यह है कि जब तक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप अप्लाई नहीं करते हो तो एक आयरन का पीस है ना इसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हो तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m नेट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि मैग्नेटाइजेशन मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन वो मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? इसके लिए हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम कहते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो बच्चों, आप ये डोमेन का जो मतलब है ना वो पर्टिकुलर रीजन से लेना। मतलब डोमेन मतलब कि रीजन, इलाका, क्षेत्र, गांव, विलेज, है ना।
तो होता क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, उनके अंदर है ना डोमेन बने होते हैं, और वो जो डोमेन होते हैं वो एक एक डोमेन में, मतलब एक एक क्षेत्र में, एक एक विलेज में, सपोज ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स है, बहुत सारे डोमेन्स है, मतलब बहुत सारे इसके अलग अलग क्षेत्र हैं। मतलब इस पूरे मटेरियल का जो वॉल्यूम है ना, वो मैंने छोटे छोटे वॉल्यूम्स में इमेजिन कर लिया। तो हर छोटे छोटे वॉल्यूम को मैं क्या बोलूँगा, डोमेन्स। ठीक है, ये छोटे छोटे जो वॉल्यूम है वो कोई सभी छोटे छोटे वॉल्यूम एक ही इक्वल वॉल्यूम के होंगे, ये कंपलसरी नहीं है। कोई बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, कोई छोटा वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे वॉल्यूम है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और ये जो बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, एक विलेज, एक डोमेन, एक वॉल्यूम के, एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर ये जो बहुत सारे एटम्स हैं, इनका ओरिएंटेशन एक जैसा होता है। मतलब एक गांव के लोग एक भाषा में बात करते हैं और दूसरे गांव के लोग दूसरी भाषा में बात करते हैं। मतलब ये हुआ कि एक डोमेन के सारे एटम का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में है। मतलब उनका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ डोमेन है वो है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला डोमेन है ना, दूसरा वाला छोटा सा वॉल्यूम है, उसके बाजू वाला, अगल बगल वाला पड़ोसी डोमेन, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नेट उसके पास में भी है, पर ओरिएंटेशन किसी और डायरेक्शन में है। मतलब जो बाजू वाला डोमेन है ना, उसके सभी एटम्स का ओरिएंटेशंस आपस में तो एक दूसरे के अलाइन है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे की डायरेक्शन में है, लेकिन जो बाजू वाला डोमेन था, बाजू वाले डोमेन के सारे जो एटम्स थे, जिनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन या एटम्स का ओरिएंटेशन जिस साइड था उस साइड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स जिनका सबका अपना अपना नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वो जब हम टोटल करने बैठेंगे, पूरे वॉल्यूम का टोटल करने बैठेंगे, तो सबका मिला करके तो फिर नेट जीरो आ जाता है, क्योंकि सभी डोमेन्स का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है ना। तो फिर से इस बात की चूक मत करना कि एक डोमेन में, किसी भी एक डोमेन में जो सारे के सारे एटम्स हैं, वो सभी एटम्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन डोमेन्स के ओरिएंटेशंस अलग अलग डायरेक्शन में है, रेंडम डायरेक्शन में है। इस कारण से जब तक आप नेट मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करोगे, है ना, तब तक उनके ओरिएंटेशंस, किनके, डोमेन्स के नेट ओरिएंटेशंस रेंडम होने से टोटल वॉल्यूम, जो टोटल आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका टोटल मैग्नेटाइजेशन जीरो आता है। लेकिन जैसे ही अगर आप एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो ये जो डोमेन्स है ना, उनका ओरिएंटेशन जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अकॉर्डिंग होने लग जाता है। तो यहां पर बच्चों हम लोग देखेंगे डोमेन थ्योरी किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। हमने देखा डोमेन का मतलब क्या होता है, रीजन, है ना। एक मैग्नेटिक मटेरियल को ये हमने कंसीडर किया, और इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैं आपको डोमेन बताता हूँ। ये जैसे कि देखो, ये मैंने पूरे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैंने आपको ये देखो 4 डोमेन एग्जाम्पल के तौर पे बना के दिखाया। 4 डोमेन नहीं होते, डोमेन तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब खास बात ये है कि जैसे ये वाला डोमेन है, तो इस डोमेन में सारे के सारे जो एटम्स होंगे ना, वो एटम्स का ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में होता है। इसके बगल वाला डोमेन है, इसमें भी सभी एटम्स का ओरिएंटेशन एक साइड होगा, लेकिन इन सभी एटम्स का ओरिएंटेशन इन सभी एटम्स के ओरिएंटेशन से डिफरेंट होगा। जैसे कि ये डोमेन है, यहाँ पर ओरिएंटेशन सबका एक ही डायरेक्शन में, किसका, सभी एटम्स का, और यहाँ पर भी सभी एटम्स का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में है, पर आपस में ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो जब हम इनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन देखते हैं, तो वो यहाँ पर 0 मिलता है टोटल। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सटर्नली मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं अप्लाई किया है। ठीक है, तो हमको नेट जो है पूरे मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन वो 0 मिल रहा है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक डोमेन है ना, एक डोमेन के अंदर लगभग 10⁻11 एटम्स होते हैं, और ये सारे एटम्स है ना, इनका ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एक डोमेन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो 10⁻18 मीटर क्यूब, इतना छोटा बच्चों डोमेन होता है। 10⁻18 मीटर क्यूब, इतना छोटा, आप सोच सकते हो। ठीक, अच्छा, अब खास बात यह है कि ईच एंड एवरी एटम का, यहां पर बहुत सारे एटम्स हैं, तो एक बहुत सारे एटम्स देखो ये हैं, और एक एटम के पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो होता है, सभी एटम्स के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, इस गांव के प्रत्येक लोग भाषा तो बोल रहे हैं, बोली तो बोल रहे हैं, ठीक है, और एक जैसी बोली बोल रहे हैं, और इस गांव के लोग है ना आपस में एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, पर यह भाषा इस गांव की भाषा से अलग है। ठीक, तो जब केवल मैं इस डोमेन की बात करूंगा, कोई भी एक सिंगल डोमेन की बात करूंगा, तो उस सिंगल डोमेन के अंदर सारे के सारे जो एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन तो एक ही डायरेक्शन में, तो इस कारण से डोमेन का भी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ डोमेन वो तो एग्जिस्ट करेगा ना। अच्छा, अब इसको समझने के बाद में अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं कि ये जो एक सिंपल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन, इसके ऊपर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो इसके दो टाइप के मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दो, या वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दो। जब हम वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं तो देखो, ये एक सिंपल आयरन का मटेरियल, इसके अंदर मैं डोमेन बना देता हूँ सबसे पहले, जो अभी अभी हमने बनाया था। ये देखो ऐसे, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन चलो ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, इसका ऐसे ले लिया, और इसका हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा H मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 है, और मैग्नेटाइजेशन भी यहाँ पर 0 हुआ है टोटल मटेरियल का। हमने क्या किया, H अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर आप H अप्लाई कर दो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। ठीक है, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, तो ये जो पूरा मैग्नेटिक मटेरियल है, इस मैग्नेटिक मटेरियल में देखो कंडीशन हमारे पास में क्या है कि आप ये जो H अप्लाई करते हो ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या तो आप स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप वीक अप्लाई कर सकते हो, वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मान लो कि आपने वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया है ना, हल्का सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई है, तो होगा ये कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन रही मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में जो डोमेन आते हैं, जो डोमेन ओरिएंटेशन रखते हैं, ये वाला जो डोमेन है इसका ओरिएंटेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में है, तो उस डोमेन को ग्रो करने के लिए सपोर्ट मिलता है, और वो डोमेन है ना वो बड़ा बन जाता है ऐसे। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ये नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डोमेन, इस डोमेन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो इंक्रीज कर जाता है ना, और जो दूसरे वाले डोमेन्स थे ना उनको सपोर्ट नहीं मिलता, और वो उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम पड़ने लग जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे आगे ये जो डोमेन है जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, वो डोमेन खत्म होते जाते हैं, ये डोमेन खत्म होता जाएगा, ये डोमेन खत्म होता जाएगा, ये डोमेन खत्म होता जाएगा, और ये वाला जो डोमेन है ना, ये डोमेन इंक्रीज करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डोमेन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ना, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में है, इस कारण से। और पता चलेगा आपको कि अब जो पूरा के पूरा जो टोटल सब्सटेंस, टोटल मटेरियल है ना, वो मैग्नेटाइज हो चुका है, और यहां पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो सेम डायरेक्शन में है, अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ये है डोमेन थ्योरी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, जब हम वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है, तो यहां पर जो फिनोमिना होता है वो फिनोमिना
जो घटना घटती है वो कुछ ऐसी होती है कि अब देखो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये जो डोमेन्स हुआ करते थे और ये डोमेन्स के अलग अलग ओरिएंटेशन हुआ करते थे, तो सभी डोमेन्स में अब सभी गांवों में अब एक ही भाषा बोली जाएगी। मतलब कि सभी डोमेन्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाइड है उसी डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक, तो ये तो ऑलरेडी एच की डायरेक्शन में था इस डोमेन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लेकिन इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तुरंत ओरिएंटेशन चेंज करके और एच स्ट्रॉन्ग की डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है, यहाँ पर जो घटना हुई है, इसको हम बोलते हैं स्विंगिंग इफेक्ट, है ना, सीधा झूल जाना। मतलब कि ये सीधा झूल के, है ना, पलट के मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमने जो वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया था, सर आप तो फ्लैशबैक की बात कर रहे हो। तो धीरे धीरे जो डोमेन वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में थे वो डोमेन ग्रो करते जाते थे और धीरे धीरे सभी ग्रो कर जाते, मतलब सभी जो डोमेन्स हैं वो डोमेन्स में धीरे धीरे इफेक्ट ये आता है कि सभी डोमेन्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो एच की डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको आप कुछ ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये देखो, ऐसे भी बना सकते हो इसको। यहाँ पर ये, अब तो ये डोमेन्स अलग अलग नहीं रहे ना, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे बना दो, चाहो तो ऐसे बना दो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इफेक्ट है ना, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ बाउंड्री। ये जो फिनोमिना है इसको कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ बाउंड्री। हो, पेन भी नहीं चल रही। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइजेशन के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा है कि सर आप कई बार बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हो, तो मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप जिनको भी ये लगता है कि मैं फास्ट बोल जाता हूँ, जल्दी जल्दी शब्द रख देता हूँ कहीं पर और सोचने का समय नहीं मिलता है, तो इसका सीधा सा उपाय है कि आप वीडियो को धीरे चलाइए, ठीक है ना। और जिनको ये लगता है कि और फास्ट तेज़ी से सुनना चाहते हैं, तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइजेशन के आधार पर दो तरह के होते हैं। पहला होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? एकदम पोचा पोचा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, ऐसा नहीं बाबू, नहीं। जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका मतलब ये होता है कि ये वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम बड़ी आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि आपने आयरन का पीस लिया और ये जो आयरन का पीस लिया तो आपने इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख दिया, तो आयरन पीस का मैग्नेटाइजेशन हो गया, आयरन पीस मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब आपको क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया था उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दो, तो होगा क्या, जो वो मैग्नेट बना था ना, वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म होने लग जाएगी और डीमैग्नेटाइजेशन होने लग जाएगा। और आयरन जो है ना, जिससे पहले सिंपल आयरन था जिसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, जिसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, वैसा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइज हो जाना, ठीक है। अच्छा, अब हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? तो वो नहीं होता जिसका सरफेस हार्ड है ना, जिस पर स्क्रैच नहीं लगता, ठीक, यहां पर वो बात नहीं है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिनको एक बार आपने मैग्नेटाइज कर दिया तो उसको आसानी से आप डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि एक स्टील को जब आप मैग्नेटाइज करते हो,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंडर रख देते हो तो उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, मैग्नेटिज्म स्टील में आ जाता है और वो मैग्नेट बन जाता है। तो जब आप उस मैग्नेट की मैग्नेट प्रॉपर्टी मतलब कि मैग्नेटिज्म को ख़त्म करना चाहते हो, आप पहले जैसा स्टील बना देना चाहते हो जो कि मैग्नेट ना हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? जो पहले आपने मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया था ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में अब आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हुए या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हुए उस मैग्नेटिक मटेरियल को, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जब आप हेवी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के अंडर रखोगे स्टील को, जो कि मैग्नेट बन चुका है उसको, तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म होना शुरू होगा और वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट का वो मतलब नहीं, अक्सर बच्चे ये बोलते हैं, तो इसका वो मतलब नहीं है कि पोचा होना या कठोर हो जाना, ये मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पर मतलब है मैग्नेटाइजेशन होने के बाद उसका डीमैग्नेटाइजेशन आसानी से किया जा सकता है। तो हाँ, तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और ये ना तो वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूरीज लॉ ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्यूरीज लॉ ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, है ना, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो जब मैग्नेट बन चुका है और आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आप ये देखोगे कि वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करने लग जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होने लग जाता है, मतलब कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम होने लग जाती है। और जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन करने के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हो, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में तो जो मैग्नेटाइजेशन मिलता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से भी ज़्यादा मिलता है ना। लेकिन जब आप ज़्यादा टेम्परेचर पर ये काम करते हो और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो और ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करते हो, तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो ऐसे बिहेव करने लग जाता है जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब कि उसका दाल बाटी बन रही है। मतलब कि उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अर्थात मैग्नेटाइजेशन है ना, वो कम होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मुकाबले। यही तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता है। क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। तो मैं आपको यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म के लिए जो क्यूरीज लॉ है वो लिख के बताता हूँ कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ये जो C मतलब कि क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन T टेम्परेचर एब्सोल्यूट अप्लाइड माइनस क्यूरीज टेम्परेचर, इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूं। देखो यहाँ पर क्या क्या जो सिंबल्स हैं वो क्या है। ये जो C है ना, ये किसके लिए सिंबल दिया गया है? क्यूरीज कांस्टेंट के लिए। अच्छा, ये जो मैं T एब्सोल्यूट अप्लाइड की बात कर रहा हूँ, ये भी जो ये जो TC है, चलो इसके बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले ये देख लो। T एब्सोल्यूट अप्लाइड का मतलब होता है कि जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, है ना, ये जो टेम्परेचर अप्लाई करते हो, टेम्परेचर देते हो बाहर से, तो उसको हमने कहा है T एब्सोल्यूट टेम्परेचर अप्लाइड। ठीक, आप कितने टेम्परेचर पे गर्म करके रख देते हो उसको। अब TC, ठीक है, ये TC मतलब ये भी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही है, मतलब इसको भी हमें केल्विन में ही मापना है, इसको भी हमें केल्विन में ही मापना है। तो ये क्या है? ये है क्यूरीज टेम्परेचर। अब ये क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है? एक्चुअली जो ये क्यूरीज टेम्परेचर है ना, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो सपोज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टाइप कोई ये है, कोई दूसरे टाइप का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। सपोज एग्जांपल 1
एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, है ना, ये अलग अलग टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसके लिए ये क्यूरीज टेम्परेचर वो पर्टिकुलर वैल्यू का होगा, जैसे कि 625 डिग्री 625 केल्विन, इसका हो सकता है 820 केल्विन, इसका हो सकता है सपोज 930 केल्विन, है ना। तो मटेरियल के चेंज होने से क्यूरीज टेम्परेचर अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। क्यूरीज टेम्परेचर मटेरियल के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो ये क्यूरीज टेम्परेचर है ना, ये अलग अलग प्रैक्टिकल्स करके ये फाइंड आउट किए गए। ये सब अलग अलग टाइप के एलिमेंट के लिए फिक्स है। एक टाइप के एलिमेंट के लिए ये, तो दूसरे टाइप के लिए ये, तो तीसरे टाइप के लिए ये, ऐसे, ठीक। ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, ये तो बस आपको उदाहरण समझाने के लिए लिखे हुए, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं ससेप्टिबिलिटी, अब आप सब कुछ जान चुके हैं। अच्छा, खास बात ये है कि यहाँ पर जो ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर अप्लाइड है ना, ये ग्रेटर देन ये क्यूरीज टेम्परेचर। जब आप क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर को अप्लाई करोगे, ठीक, तो उस कंडीशन की बात चल रही है, जो ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो C/T एब्सोल्यूट अप्लाइड माइनस TC इतना मिलेगा, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, जब आपने क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर जब आपने ये एब्सोल्यूट अप्लाइड टेम्परेचर अप्लाई कर दिया ना, तो ये जो मटेरियल है वो मटेरियल ऐसा बिहेव करने लग जाता है जैसे कि वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक। तो ये तो मैंने आपको नोट डाउन करवा ही दिया है कि जो क्यूरीज टेम्परेचर है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मटेरियल। ये सैंपल उन नोट्स का है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। और आज की फिजिक्स की कथा यहाँ पूरी करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन है क्या इनका, ठीक है, एक साथ देखने वाले हैं।